नमस्कार, देवभूमि समाचार में स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ प्रियंका मिश्रा। बुलेटिन की करेंगे शुरुआत। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में आज राज्य सचिवालय में कैबिनेट की बैठक हुई। इस दौरान वित्तीय वर्ष 2024-25 के बजट प्रस्ताव पर चर्चा की गई। बैठक में 26 फरवरी से शुरू हो रहे बजट सत्र से पहले दिन राज्यपाल के अभिभाषण के प्रस्ताव को भी मंजूरी दे दी गई। वहीं राज्य के बजट प्रस्ताव को मंजूरी मिल गई है। इस बार उत्तराखंड में करीब 90,000 करोड़ का बजट विधानसभा सत्र में पेश किया जाएगा। आपको बता दें कि प्रदेश में सरकार ने बजट सत्र देहरादून विधानसभा में 26 फरवरी से 1 मार्च तक का समय नियत किया है। प्रदेश सरकार की ओर से आम बजट सदन में कब पेश किया जाएगा, इसका निर्णय कार्य मंत्रणा समिति की बैठक में लिया जाएगा। कैबिनेट में लिए गए अहम फैसले। मानव तस्करी, जाली करेंसी, बाल श्रम में गैंगस्टर एक्ट लगेगा। एलटी संवर्ग के शिक्षकों को सेवा काल में अंतरमंडलीय तबादले किए जाएंगे। कर्मचारियों की यात्रा अवकाश पर वित्त न्याय से लिया जाएगा परामर्श। बद्रीनाथ केदारनाथ अस्पताल में उपकरण खरीद के टेंडर को मिली मंजूरी। ईडब्ल्यूएस के लिए मकान बनाने पर 12 मीटर की सीमा से राहत। 4 जिलों में स्कूली बच्चों के लिए चलती फिरती लैब बनेगी। 90,000 करोड़ का बजट पेश करेगी सरकार। सौंग जमरानी बांध से पेयजल आपूर्ति के टेंडर को मिली मंजूरी। और अगली खबर देहरादून से है, जहां मुख्यमंत्री ने लोक सेवा आयोग के माध्यम से वित्त विभाग के अंतर्गत लेखा परीक्षक के पद पर चुने गए 51 अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र बांटे। इस अवसर पर वित्त मंत्री प्रेमचंद्र अग्रवाल भी मौजूद रहे। मुख्यमंत्री ने सभी नव नियुक्त कार्मिकों को शुभकामनाएं देते हुए कहा कि अब वे उत्तराखंड शासन प्रशासन का हिस्सा बनने जा रहे हैं। सभी सच्ची लगन और मेहनत से अपने कार्य को निपुणता से अंजाम दें। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि प्रदेश के युवाओं को रोजगार के अधिक से अधिक अवसर मिले, ऐसा प्रयास धीरे धीरे धरातल पर उतरने लगा है। उत्तराखंड को श्रेष्ठ और नंबर 1 राज्य बनाने में अपनी जिम्मेदारी निभाएं। खबर देहरादून से है, जहां अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस के मौके पर आईआरडीटी सभागार में कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी शामिल हुए। इस दौरान उत्तराखंड के साहित्यकारों को उत्तराखंड साहित्य गौरव सम्मान से सम्मानित किया गया, जिसमें कुमाऊनी पंत, भजन सिंह बिष्ट, महादेवी वर्मा, पूरन सिंह अध्यापक समेत कई पुरस्कार। 10 साहित्यकारों को 1 लाख की धनराशि के साथ सम्मानित किया गया, जिसमें गढ़वाली, कुमाऊनी, जौनसारी समेत हिंदी भाषा के साहित्यकारों को सीएम धामी ने पुरस्कृत किया। वहीं साहित्यकारों ने भी सरकार के द्वारा दिए जा रहे प्रोत्साहन की सराहना की। भाइयों बहनों, मुझे अत्यंत हर्ष है कि उत्तराखंड साहित्य गौरव सम्मान पाने वाले साहित्यकारों में वो साहित्यकार भी शामिल हैं जिन्होंने अनेक विशिष्ट बोलियों में भी अपनी जो रचना कर्म उन्होंने किया है, कर रहे हैं। और ये भी सत्य है कि समाज अपनी भाषा और बोलियों का, जो भी समाज अपनी बोलियां हैं, भाषा है, संस्कार हैं, संस्कृति है, उनका सम्मान नहीं करता है, वह जल्दी ही अपनी पहचान खो देता है। वो वैसे ही हो जाता है जैसे कोई पेड़ तो है, बाहर से दिख रहा है कि अभी फूल लगे हैं, पेड़ पत्ते लगे हैं, टहनियाँ लगी हैं, लेकिन कुछ समय के बाद वो धराशायी हो जाता है, समय के साथ साथ कम हो जाता है। हमें अपनी जो भाषा है, बोलियाँ हैं, उनको बचाने के लिए और उन्हें बढ़ाने के लिए आम लोगों को भी इसमें सहभागी बनाना होगा। देखिए, सरकार की एक अच्छी पहल है। इससे पहले पिछले साल भी विभिन्न श्रेणियों में 9 साहित्यकारों को सम्मानित किया गया था। इस बार अलग अलग श्रेणियों में 10 साहित्यकारों को सम्मानित किया गया, जिसमें एक गढ़वाली के लिए, एक कुमाऊनी के लिए, एक जौनसारी के लिए, एक जिन्होंने बहुत लंबे समय तक काम किया, हमारे ऐसे बटरोई जी, जिनका 60 साल का काम है साहित्य में, उनको सम्मानित किया गया। एक व्यक्ति को उर्दू में, एक को पंजाबी में, और अलग अलग विधाओं में 3 लोगों को हिंदी में ये सम्मान दिया गया है। देखिए, भाषा संस्थान का जो शुरुआत हुई थी, इसका उद्देश्य यही था कि विभिन्न बोली भाषाओं को बढ़ावा दिया जाए, उनके उत्थान के लिए काम किया जाए, और नई पीढ़ी भी जो है भाषा और अपनी बोलियों से पृथक न हो, बल्कि उससे जुड़ करके अपनी संस्कृति के वहाँ के साथ साथ साहित्य और कविताओं के माध्यम से समाज की, देश की सेवा करने का काम करें।
तो आज पिछले 2 वर्षों से हम इस पे आगे बढ़े और इस राज्य में हमने साहित्य गौरव सम्मान की शुरुआत की विभिन्न भाषाओं में, विभिन्न बोलियों में, और ऐसे लोगों के नाम जो कि साहित्य के क्षेत्र में, कविता के क्षेत्र में एक ऐसा स्थापित नाम है जिसको पूरी देश और दुनिया के लोग जानते हैं। मसलन सुमित्रानंदन पंत जी के नाम से पुरस्कार की शुरुआत की, पीताम्बर बटवाल जी के, गोविंद चातक जी के, ऐसे तमाम मनीषियों के नाम से पुरस्कार की शुरुआत करने के बाद इसमें 1-1 लाख रुपया हम इन साहित्यकारों को देते हैं। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने अपनी कैबिनेट के साथ अयोध्या में राम मंदिर दर्शन किए। धार्मिक यात्रा से लौटे कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल ने अपना अनुभव साझा किया। कहा कि प्रदेश की जनता के लिए सभी मंत्रियों ने कामना की। पूरा अयोध्या राममय है और अयोध्या के राम मंदिर ने पूरे देश को राममय किया। राम जी की एक भव्य मूर्ति है और वहाँ पर कल प्रदेश का पूरा मंत्रिमंडल मुख्यमंत्री के नेतृत्व में गया और हम लोगों ने राम जी के भव्य दर्शन किए और वहाँ से पूरे प्रदेश की मंगल कामना की मांग की भावना के साथ गए थे। किसानों की दिल्ली कूच का असर देवभूमि उत्तराखंड में देखने को मिल रहा है। उत्तराखंड में इसको लेकर किसान सड़कों पर हैं। हम आपको 3 तस्वीरें दिखा रहे हैं। पहली खबर उधम सिंह नगर की है, जहां संयुक्त किसान मोर्चा के आह्वान पर किसान ट्रैक्टर को लेकर रुद्रपुर जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचे और गेट पर सांकेतिक धरना दिया। दूसरी तस्वीर जो आप अपने टेलीविजन स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, किसानों ने देहरादून से कूच किया, लेकिन लच्छीवाला प्लाजा पर पुलिस ने उन्हें रोका, जिस पर किसान डीएम को ज्ञापन देने की मांग पर अड़ गए। इसकी जानकारी लगते ही एसडीएम मौके पर पहुंचे और किसानों से बातचीत कर राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन लिया। तीसरी तस्वीर रुड़की की आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर दिखाई दे रही है। वहां भी सड़कों पर सैकड़ों किसानों ने ज्वाइंट मजिस्ट्रेट के कार्यालय के बाहर 1 दिवसीय धरना देकर विरोध जताया। सोलह बिंदुओं के विभिन्न डिमांड्स हैं जिनके लिए उन्होंने ज्ञापन दिया है और ये महामहिम राष्ट्रपति महोदय के लिए दिया है, जो हम अपने स्तर से आगे जिलाधिकारी महोदय के माध्यम से आगे अग्रसर करेंगे। कूच करने का कोई हमें शौक नहीं था। हरियाणा और पंजाब के बॉर्डरों पे जो किसानों के साथ सरकार द्वारा अन्याय किया जा रहा है, उनके लाठी डंडे पानी की बौछारें, यहाँ तक के हद से बदतर हो गया, उन पर गोलियां तक चलाई जा रही हैं। तो हम उसके विरोध में डिस्ट्रिक्ट देहरादून का किसान आज डीएम देहरादून को मिलने जा रहा है। अगर आप इस बैरिकेडिंग की बात करते हैं, ये तो 2 मिनट का खेल है तोड़ना, ये तो हम 2 मिनट में तोड़ देंगे। और अगर डीएम साहब स्वयं यहाँ आकर के हमारा ज्ञापन ले ले तो हम देहरादून जाने से रुकेंगे, अन्यथा हम नहीं रुकेंगे। मैं अपने डोईवाला के सभी मीडिया से जुड़े हुए जो हमारे भाई हैं, उनका तहे दिल से स्वागत करता हूँ कि किसानों की इस पीड़ा को, किसानों के इस दर्द को आप इसकी कवरेज करने के लिए हमारे बीच में आए। तो मैं अपने जो हमारे प्रेस के बंधु हैं, आपके माध्यम से बताना चाहता हूँ कि फरवरी से जो पंजाब का किसान है, सबसे मेन मांग जो है एमएसपी अब तक लागू नहीं किया गया और एमएसपी की जो मांग है हमारी शुरू से चल रही है। उसके साथ ही करीब 12 मांगों का जो ज्ञापन है पंजाब के जो किसान है वो भारत सरकार को सौंप रहे हैं। उसमें है हमारी जो किसान है, इन्हें जो 60 साल से ऊपर की जिनकी अवस्था हो गई है, उन्हें 10,000 रुपया की पेंशन दी जाए। और सरकार बात मानना किसान की, तो खाली खालिस्तानी पाकिस्तानी ना बताओ, उन्हें काम चल लगा। किसान की बात मानो, जो खालिस्तानी होंगे वही आ जाए, किसान अपने घर चले जाएंगे। तो ये खालिस्तानी तो सरकार में बैठे लोग, ये खालिस्तान झुट्टे बचा है। पहले भी तेरा में इतना आंदोलन चला, कौन सी खालिस्तान की मांग पूरी, किसान घर चले आए थे। झुट्टे लोग हैं, झुट्टे। क्या दिल्ली जाने का प्लान है? बिल्कुल दिल्ली जाएंगे, अत्याचार ज्यादा हो जिस तरह हम देख रहे हैं सब करने को। तो तमाम आंसू के ऐसे गोले ड्रोन से बरसाए गए, तमाम किसानों का 2-3 किसान वहाँ मर गए। हमारा मामला ये है कि संयुक्त किसान मोर्चा के आह्वान पर आज ये धरना प्रदर्शन किया गया। जो हमारे हरियाणा और पंजाब के किसान दिल्ली कूच कर रहे, उन्हें वहाँ के बॉर्डरों पर सरकारों ने रोक कर और उन पर आंसू गैस के गोलियां लाठियां बरसा रहे। 2 किसान जिसमें हमारे शहीद भी हो गए।
तो आज संयुक्त किसान मोर्चा की एक कॉल थी, हम सब पूरे भारत के किसान एक हैं, सब उन लोगों के साथ हैं। आज हमने एक दिन का यहाँ धरना प्रदर्शन किया और अगर हमारे जो संयुक्त किसान मोर्चा की कॉल होगी तो हम सब लोग दिल्ली भी कूच करेंगे और भारत के पूरे भारत का किसान एक है, कोई किसान अलग नहीं है। हम सब मिलकर संघर्ष करेंगे। जो वादे सरकार ने करे थे, जिसमें हमारा 13 महीने का आंदोलन स्थगित हुआ था, वो एक भी वादा सरकार ने पूरा नहीं किया। केवल जुमलेबाजों की सरकार है, व्यापारियों, उद्योगपतियों और पूंजीपतियों की सरकार है। ऐसी सरकार से किसान और मजदूर देश की जनता को सावधान में आना चाहिए और आने वाले चुनाव में इसका खमियाजा इन सरकार को भुगतना पड़ेगा, जिस तरीके से किसानों पर ये लाठियां बरसा रहे हैं। लोकसभा चुनाव 2024 का शंखनाद होने में अभी महज कुछ ही वक्त बाकी है। ऐसे में प्रशासन ने अपनी तैयारियां शुरू कर दी हैं। हम आपको 4 तस्वीरें दिखाने जा रहे हैं। पहली तस्वीर पौड़ी की है, जहां उत्तराखंड के मुख्य निर्वाचन अधिकारी BVRC पुरुषोत्तम पहुंचे। इस दौरान उन्होंने चुनाव को लेकर DM, SSP के साथ बैठक की और जरूरी दिशा निर्देश भी दिए। वहीं दूसरी तस्वीर चंपावत की नजर आ रही है, जहां DM के निर्देश पर नोडल अधिकारी ने लोहा घाट के मतदाताओं को जागरूक करने के लिए मतदाता जागरूकता वाहन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। तीसरी तस्वीर जो आप देख पा रहे हैं वो जसपुर की तस्वीर है, जहां निर्वाचन आयोग के निर्देश पर आंगनबाड़ी केंद्रों में रंगोली प्रतियोगिता के साथ ही मतदाताओं को जागरूक करने के लिए हस्ताक्षर अभियान चलाया गया। और चौथी तस्वीर हरिद्वार से है, जहां चुनाव को लेकर DM, SSP ने बैठक कर तैयारियों का जायजा लिया है। यहाँ पर आज मंडल का बैठक नहीं है, आज यहाँ पर पौड़ी संसदीय क्षेत्र का आज बैठक, यहाँ पर तैयारी बैठक, पहली बैठक हमने शुरू किया है। इस टाइप की बैठक हम आने वाली समय पे काफ़ी करेंगे, क्योंकि चुनाव का तिथि ऑलमोस्ट नज़दीक आने वाला है पिछले इलेक्शन को देखते हुए, इसलिए आज यहाँ की तैयारी का बैठक लिया है। हमारा जो टारगेट है, पिछली बार चुनाव में यहाँ पर लगभग 55% वोटिंग हुआ है। इस बार हम टारगेट रखा है कि 75% वोटिंग यहाँ पर होना चाहिए पौड़ी संसदीय क्षेत्र में, उसी के तहत हम रणनीति बना रहे हैं। आज स्वीप चंपावत की ओर से आगामी लोकसभा सामान्य निर्वाचन 2024 में जनपद में अधिक से अधिक मतदान हो, इसके लिए प्रचार प्रसार वाहन आज हम यहाँ से रवाना कर रहे हैं। प्रथम चक्र में हम उन मतदान केंद्रों को केंद्रित कर रहे हैं जहाँ पर 2019 के लोकसभा चुनाव में 50% से कम मतदान हुआ था। उसके बाद दूसरे चरण में हम राज्य का जो हमारा 2019 का मतदान प्रतिशत था उससे कम बूथों को टारगेट करेंगे। और इस प्रकार पूरे जनपद में जो स्वीप अभियान विभिन्न विभागों के सहयोग से भी, इसमें हमारे विभिन्न विभागों का भी हमें सहयोग मिल रहा है और उन सब विभागों की पार्टनर डिपार्टमेंट्स की ओर से मिल करके आज हम ये रथ को रवाना कर रहे हैं। सर, जैसे कि हमारे आगामी चुनाव के लिए पूरे जसपुर ब्लॉक में महिला एवं बाल विकास विभाग के अंतर्गत जो है हमारी कार्यकर्तियों के माध्यम से जागरूकता अभियान जो चलाया जा रहा है, उसके तहत जो है हमने वार्ड नंबर 5 के एक सेंटर पे, आंगनबाड़ी सेंटर पे इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें महिलाओं की चौपाल लगाई गई। और इस चौपाल के साथ साथ ही पूरे प्रोजेक्ट के अंतर्गत BLO, जितनी भी हमारी BLO हैं, जितनी भी हमारी कार्यकर्ती हैं, उनको भी हमें महिला चौपाल लगाने के लिए हमने उनको निर्देशित किया गया है। महिलाओं को अधिक से अधिक भागीदारी जो चुनाव में उनकी मतदान के लिए होनी चाहिए और जो जागरूक नहीं है उन्हीं महिलाओं को, उन्हीं किशोरियों को और जो निरक्षर महिलाएं हैं जो नहीं समझ पाती इसके महत्व को, उनको घर घर जाकर, लोग को दूर जाकर उनको कैंपेनिंग करने को देखें कि उसमें क्या तैयारियां हमारी होनी चाहिए। इसके दृष्टिगत हमारे जितने भी 11 AROs हैं, जितने COs हैं, ADMs, एडिशनल SPs और सारे SHOs और SOs, उन लोगों की एक मीटिंग हम लोगों ने की है कि कल के दिन में सेंसिटिविटी कितनी हमारे ज़िले में है और उसमें वल्नरेबिलिटी की जो मैपिंग हम लोग करते हैं उसमें क्या प्रोग्रेस है, इसको लेके हम लोगों ने मीटिंग की है। तो दूसरे चरण की मीटिंग आज थी हमारी, कल ये लोग और बैठेंगे, कल और परसों। उसके बाद फिर फाइनल जो मैपिंग इन्होंने करनी है, वल्नरेबल मैपिंग जिसको आप लोग बोलते हैं, तो वो 1 सप्ताह के अंदर हमें दे देंगे। देखिए, आज जिलाधिकारी महोदय मेरे द्वारा जितने भी हमारे सेक्टर मजिस्ट्रेट्स हैं, पुलिस ऑफिसर्स हैं, इनके साथ एक मीटिंग ली गई थी, जिसमें वल्नरेबिलिटी मैपिंग के संबंध में और जो आने वाला जो हमारा किस तरीके से आगे चीज़ों को हम लोगों को इलेक्शन में करना है, उसकी तैयारी को लेके की समीक्षा बैठक थी। और इसमें वल्नरेबिलिटी मैपिंग के लिए अभी, क्योंकि अभी इनिशियल स्टेज पे ही हम लोग इस काम को कर रहे हैं और अगले 2-3 दिन में इसको हम लोग फाइनल करके, इलेक्शन कमीशन की कल मीटिंग भी है, उससे पूर्व हम लोग इसको करेंगे। बुलेटिन में फिलहाल रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन वापस लौटते हैं।
ब्रेक के बाद बात करेंगे अगली खबर की। आगामी लोकसभा चुनाव को देखते हुए सभी राजनीतिक दल अपने अपने खेमे को मजबूत करने में जुट गए हैं। इसी के चलते हरिद्वार से सांसद रमेश पोखरियाल निशंक ने कहा है कि बीजेपी हमेशा युवा और महिलाओं के हितों की रक्षा करती आई है। आगे उन्होंने कहा कि युवा हमारी शक्ति हैं और महिलाओं के लिए बीजेपी ने 33% आरक्षण की व्यवस्था कर दी है। स्वाभाविक युवा तो हमारी शक्ति है और महिला के लिए तो आरक्षण कर दिया। मैं सोचता हूँ महिलाओं के लिए 33% का आरक्षण, ये जो महिला जो शक्ति का जो बंधन हुआ है, उनका जो अभिनंदन हुआ है, तो निश्चित रूप में भारतीय जनता पार्टी के लिए महिला, प्रधानमंत्री ने भी कहा कि इस देश में केवल 4 जातियां हम मानते हैं, एक महिला है, एक युवा है, एक गरीब है और एक किसान है, और इन 4 क्षेत्रों में हमको काम करना है। तो युवा भी आएंगे, महिलाएं भी आएंगे। आगामी लोकसभा चुनाव का बिगुल अब जल्द ही बजने वाला है। सभी राजनीतिक पार्टियां अपनी अपनी तैयारियों में जुट गई हैं और जनता से कई लोक लुभावने वादे भी कर रही हैं। तो वहीं कई निर्दलीय प्रत्याशी भी अपनी ताल ठोकते हुए नजर आ रहे हैं। हरिद्वार के खानपुर से निर्दलीय विधायक उमेश कुमार लोकसभा चुनाव को लेकर मैदान में उतर चुके हैं। इनके द्वारा लोकसभा चुनाव को लेकर ज्वालापुर क्षेत्र में मुख्य चुनाव कार्यालय का उद्घाटन किया गया है, जिसमें भारी संख्या में स्थानीय निवासी भी शामिल हुए। ये लोकसभा चुनाव का शंखनाद तो हरिद्वार के लोग बहुत पहले कर चुके हैं। कार्यालय का उद्घाटन हुआ है और हरिद्वार के लोगों ने ये दिखा दिया है कि उमेश कुमार अकेला नहीं है। उमेश कुमार के साथ हरिद्वार की जनता कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी है। हम भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ रहे हैं और इस भ्रष्टाचार की लड़ाई में हमारी जीत होगी, ये तय है। ये मोहब्बत का सैलाब है, देखते जाइए आगे आगे होता है क्या। हरिद्वार के बहुत सारे मुद्दे हैं। हरिद्वार को भ्रष्टाचार मुक्त करना है। सबसे पहले जो 50% की कमीशन खोरी है वो ख़त्म करनी है। इसके अलावा हरिद्वार के कॉरिडोर की लड़ाई है। इसके अलावा हरिद्वार 80% किसान बाहुल्य क्षेत्र है। सबसे बड़ी लड़ाई तो किसान की है। खबर लक्सर से है, जहां आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं ने अपनी 4 सूत्रीय मांगों को लेकर दूसरे दिन भी बाल विकास परियोजना अधिकारी कार्यालय पर धरना जारी रखा। लक्सर ब्लॉक की सैकड़ों आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं ने 20 फरवरी से अपना मानदेय 1,80,000 रुपए किए जाने की मांग रखी है। रिटायर होने के बाद कार्यकर्ताओं को 2 लाख रुपए दिए जाने की मांग की है। साथ ही साथ BLO के कार्य से बिल्कुल मुक्त किए जाने समेत 4 सूत्रीय मांगों को लेकर प्रदर्शन किया गया। उन्होंने चेतावनी की कि अगर उनकी मांगें पूरी नहीं हुई तो सरकार से आर पार की लड़ाई लड़ेंगी। चारे के 2 ब्लॉक प्री प्राइमरी से दूर कर दिए गए। क्या हम काम नहीं करते? तो हमें भी हमारा मानदेय बढ़ाया जा और हमें प्री प्राइमरी से जोड़ा जा। खानपुर ब्लॉक और लक्सर ब्लॉक दोनों दूर हटा दिए। हम काम करते हैं, ऐसी तो बात नहीं, हम भी काम करते हैं। तो हमें उनसे वंचित क्यों रखा गया? हमें उनमें जोड़ो और हमारा उसी हिसाब से मानदेय बढ़ाओ सबका। हमारी पहली मांग ये है कि जो हमें 300 रुपये दिए जाते हैं, 300 ने देके हमें 600 रुपये प्रतिदिन मानदेय के रूप में दिए जाएं। 18,000 रुपये महीना, ये हमारी सरकार से मांग है। दूसरी हमारी मांग है कि जो हमारी बहनें रिटायर होती हैं तो कम से कम उनको 2 लाख रुपए नगद उनको भुगतान किया जाए। तीसरी हमारी मांग है कि हमारी जो बहनें हैं जब वो 60-50 साल से ऊपर हो जाती हैं, जिनको सीनियरिटी के हिसाब से उनका प्रतिवर्ष जो है मानदेय बढ़ना चाहिए, जिनको 15 साल से ऊपर हो गया है आंगनवाड़ी विभाग में। चौथी और आखिरी हमारी मांग है कि जो ये अन्य विभागों के कार्य, ये जितने भी काम हैं, कहीं BLO हो गया, पल्स पोलियो हो गया और कहीं पशु गणना, जनगणना, मृत्यु दर, फलाना ढिमकाना, ये सब हमारी बहनों से नहीं कराई जाए। खबर पिथौरागढ़ से है, जहां भारी बर्फबारी के बीच मुनस्यारी पहुंचे राज्य मंत्री गणेश भंडारी ने मुनस्यारी हेलीपैड का औचक निरीक्षण किया। आपको बता दें कि हल्द्वानी से पर्यटन नगरी मुनस्यारी के लिए 22 फरवरी से हेली सेवा की शुरुआत होने वाली है। जी बिल्कुल, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का और माननीय मुख्यमंत्री जी का एक सपना रहा है कि जितने भी अपने पहाड़ी क्षेत्र हैं उनको हवाई यातायात से जोड़ने का, और जिससे हमारी आवश्यकी जिस वक्त इमरजेंसी होती है उसके साथ साथ जैसे मुनस्यारी हिमनगरी है, यहाँ पर पर्यटकों की आवाजाही और अधिक बढ़े और उनको सुगम और सुंदर हवाई सेवा और सस्ती हवाई सेवा यहाँ के लोगों के साथ साथ पर्यटकों को मिले। उनके इस प्रयास को कल पंख लगने जा रहे हैं। हम माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी का इसलिए धन्यवाद देना चाहते हैं क्योंकि इस योजना को
उन्होंने उड़ान योजना के अंतर्गत बहुत कम टिकट पर यहाँ के लोगों को हल्द्वानी और हल्द्वानी से यहाँ लाने का जो प्रयास किया है, मात्र 3,500 रुपये में यहाँ के लोग और पर्यटक सुगम यात्रा कर सकेंगे। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। नमस्कार।